So hello guys, today we are going to start a new chapter that name is chemical reaction and equation। ये आपका साइंस का सबसे पहला चैप्टर है और पूरी साइंस बुक का सबसे इजी चैप्टर भी यही है। इसमें आपका सबसे पहले दो पार्ट में बटा हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसकी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें नई प्रॉपर्टीज़ हों, मतलब ये जो पुराना वाला सब्सटेंस था वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो। अभी एग्जांपल के साथ आपको समझाते जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो आपने 9th में पढ़ा रखा है, फिर भी जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट्स लेती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमें मिलता है, प्रोड्यूस होकर मिलता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। फिर इसके बाद अब एग्जांपल की बारी आ गई। इसमें आपका एग्जांपल लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब मैग्नीशियम हो गया, ठीक, और ऑक्सीजन हो गया, उन दोनों जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका वाइट कलर का एक पाउडर होता है। ठीक, तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता रहता है एनसीईआरटी में कि जो हम मैग्नीशियम है उससे हम जलाने से पहले क्यों रब करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हमें आंसर लिखना है वो है, बिफोर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग और विद सैंड पेपर। मतलब कि जो जब भी हम मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो उससे पहले सैंड पेपर होता है, उससे रगड़ते हैं पूरी तरीके से। ठीक, तो ये जो होता है क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से वो जो जब वो पड़ा रहता है ना एक जगह को, तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर लेता है और पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो जो मैग्नीशियम होती है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो अब यहाँ पे आपको जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि अब आपका उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ चुकी है, तो फिर आपको जब आप उसे फिर से जलाओगे तो अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा, इसमें एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा और वो मिलेगा। इसलिए हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से पहले रगड़ते हैं और फिर उसको जलाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे बताया ये तो था एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट था एनसीईआरटी में। इसके बाद और रिएक्शन बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि इसमें पहला है सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूसरा है कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस भी होता है, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स भी होता है, फ्रूटों का पकना, वो तेल का जलना, ठीक, वो ईंधन का, और कैंडल का, मतलब कि जो हमारी कैंडल होती है मोमबत्ती, उसको मतलब कि वो पिघलती भी है साथ में और जलती भी है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, मतलब आखिर में इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। और फिर इसमें आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए उसके करैक्टर जानने होंगे। तो उसमें से पहला करैक्टर है उसका एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शनों में जब भी हमें कुछ एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना रिएक्शन के दौरान ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो फिर आप ये समझ लो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके लिए आपको समझना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल में केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि जो रिएक्शन है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, उसमें आपको एक गैस निकलती है। ठीक है, अब जो एसिड्स होते हैं वो आपको इसके दूसरा चैप्टर बनाया हुआ है एसिड एंड बेस का। ऐसी सिमिलरली केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कि एक एसिड होता है, जो एसिड होता है जनरली सभी मेटलों से रिएक्ट कर जाता है। सो प्रिसिपेट क्या होता है, प्रिसिपेट एक मतलब कि उसका फॉर्मेशन जो होता है ये साफ साफ बताता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो प्रिसिपेट की डेफिनेशन जरूर याद कर लें, 1-2 नंबर में आ ही जाता है। तो प्रिसिपेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब आपकी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस में आती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा बन के आता है जिसमें एक पानी पानी होता है और उसमें एक पत्थर लाइक होता है, मतलब पत्थर जैसा होता है, एक सॉलिड होता है, और सॉलिड जो होता है उसके अंदर अलग हो जाता है और वो वाटर मतलब कि लिक्विड होता है, वो लिक्विड रहता है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है वैसे प्रिसिपेट के बारे में। सो एग्जाम्पल में देखें तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट प्रोड्यूस बाय अ येलो प्रिसिपेट। जो लेड है, ठीक है, जो लेड, नाइट्रेट, आयोडाइड और पोटेशियम, तो इन तीनों का जो रिएक्शन होता है वो एक येलो प्रिसिपेट को लाता है, मतलब एक येलो प्रिसिपेट एक आपके प्रोडक्ट के रूप में आता है और जिसका नाम होता है लेड आयोडाइड। तो एक चीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें, जो आपका लेड होता है, लेड वो जब भी कोई प्रोडक्ट देगा अगर उसमें कलर में चेंज आता है तो येलो में ही देगा। लेड का हमेशा येलो रहता है और जो आपका वो ग्रीन होता है वो आयरन के लिए होता है। अब आ जाते हैं चेंज इन कलर। अगर कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें कलर में भी चेंज आ जाता है। सो इसमें है आपका केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सीक्रेट है, ये सीक्रेट गलत दिख दिया है, सीक्रेट मतलब नींबू का रस होता है, सीक्रेट एसिड नींबू का रस होता है, सीक्रेट एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला है KMNO। ठीक है, KMNO मेक अ पर्पल कलर इनटू कलरलेस, मतलब जो आपका पर्पल कलर का परमैंगनेट होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, वो जो है आपका पर्पल से एक कलरलेस में बदल जाता है, उसका मतलब कि आर पार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऐसी सिमिलरली एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म, ये फोन लिख गया है, टू फॉर्म कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। आपका ऑरेंज कलर का जो आपका रिएक्टेंट था वो आपका अब ग्रीन में हो जाएगा। ठीक, वो अब आपका क्या होगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज टेम्परेचर में जब आ जाता है तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तो इसमें 2 तरीके से बढ़ जाते हैं। तो हो गया एक वो जो टेम्परेचर मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि हीट को ऑब्जर्व करते हैं, एक वो रिएक्शंस हो गई जो हीट को रिलीज करते हैं, जिनके ऊपर 2 एक केमिकल रिएक्शन डिफाइन करी गई हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सो मींस बाहर निकालना, जो रिएक्शन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, those reaction during the chemical reaction produce heat are called exothermic reaction। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, नहीं ये तो हीट लेता है, फोटोसिंथेसिस नहीं, जैसे कि चेंज इन स्टेट बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, मतलब कि आपका कैंडल हो गया, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें गर्मी आती है, मतलब गर्मी जो है रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो वो जो हीट जो रिलीज होती है आपकी, वो आपकी क्या हुई, एक्सोथर्मिक। और वहीं एक एंडोथर्मिक होती है जो हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट को ऑब्जर्व करती है। उसे केमिकल रिएक्शन करने के लिए ही हीट चाहिए होता है, हीट जो है वहाँ पर नेसेसरी है फॉर केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज वहाँ पर हीट केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसमें आ गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टॉपिक है
जब लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हीट कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो सन होता है, वो सन जो है वो अब हीट को जो है ऑब्जर्व करता है, प्लांट हीट को ऑब्जर्व करता है एज अ सनलाइट, और उसी के साथ मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वहाँ पे मतलब रिएक्शन होता है, उसमें हीट ली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम एंड वाटर, ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ये हीट लेते हैं, तो ये आपको जाने। ठीक है, सो इसके बाद आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होना, मतलब सॉलिड लिक्विड स्टेट, और दो और होती हैं, बोस्ट एंड आइंस्टाइन स्टेट, जो 9th में पहले चैप्टर में ही थी, और आपका दूसरी होती है जो मतलब कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे जाके बनती हैं, वो है प्लाज्मा, जो आपका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके बनती है, जिसमें जो है ना हवा में ही करंट फ्लो होने लग जाता है, मतलब आपकी एयर है इसमें करंट बहता है, वो इतनी हाई टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है, सो चेंजिंग स्टेट में आ गए। अब जैसे कि आप कैंडल जलाते हैं, कैंडल आपकी जलती है तो वो एक मतलब कि वाटर भी छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, दो चीज़ छोड़ती है वो पिघल जाती है, नीचे को आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मतलब कि आप यहाँ पे आपको वो चेंज इन स्टेट वाला सिस्टम भी दिखा रहा है और आपको यहाँ पे हीट वाला सिस्टम भी दिखा रहा है, तो दोनों दिख रही हैं। जो भी नई केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही दिखाई दी, दोनों चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब कि वो आपका केमिकल रिएक्शन को ही शो कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन। गाइस वैसे इसके बाद टॉपिक तो आपका होना चाहिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बट उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, सॉरी दा लिखा है यहाँ पे, ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द मैथमेटिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। दिस फॉर्मूला वो सब्सटेंस का फॉर्मूला और मैथमेटिकल सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक्सप्लेन के लिए ये समझ लो आप बस, मतलब कि किसी भी चीज़ को लिख, ये केमिकल इक्वेशन हुई, उसे लिखने का जो मैथड होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला का यूज़ करके, उस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन से समझो, इक्वेशन क्या होता है? मैथ में तो आता है इक्वेशन, कोई इक्वेशन बनाना, आपका मैथ का सबसे पहला चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल है, और तीसरा जो आता है उसमें आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं। सो उसमें आपको यूज़ करना होता है इक्वेशंस का। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं, और उसमें आपको इक्वेशन बनाते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि इसमें आ गई, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें इसने एक तो प्लस का साइन लिया है, यहाँ पे प्लस का साइन लिया है, ये सिंबल्स हो गए, ये भी एक सिंबल हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला, ये स्पेशली मतलब कि एक एटम दिखा रहा है, शो करता है, ये फॉर्मूला है, ये भी एटम शो कर रहा है। देखिए क्या है, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि केमिकल इक्वेशन में असल में हुआ क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है केमिकल इक्वेशन की, पर ये बहुत छोटी है इसलिए एग्ज़ाम में लिख लो, पर ये है कि सामने वाला टीचर समझे ना समझे। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन ऑफ शॉर्ट हैंड मेथड, मतलब छोटे हाथ में शॉर्ट हैंड मेथड में शॉर्टकट होता है ना, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ये हो गया अब आपका। इसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है केमिकल रिएक्शंस की टाइप। जैसे ही मैंने आपसे कहा था, आपको सबसे पहले केमिकल इक्वेशन समझना होगा, और बहुत छोटा सा ही टॉपिक था, भले इसके चैप्टर के टाइटल में नाम दिया हो इसका,
पर बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। तब आ जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है दूज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are known as combination reactions। मतलब कि वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें 2 सब्सटेंस, 2 रिएक्टेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आपको देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये कहाँ गए, हाँ 2Na प्लस Cl2 आपका एक दोनों कंबाइन हो गए, प्रोड्यूस करते हैं NaCl। ठीक है, ये तो आपकी बैलेंसिंग की बात हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है आपका बैलेंसिंग, एक अलग टॉपिक आएगा बैलेंसिंग का। ये तो आपका बैलेंसिंग वाला सिस्टम हो गया। अभी अब आप ये समझिए Na जो एक सॉलिड है, यहाँ पे S जो है आपको इस सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे Cl G लगा के यहाँ पे आपको जो है एक गैस का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। एक होता है एक ऐसे, मतलब एक गैस को स्टोर कर रहा है, एक ऐसे एरो लगा देते हैं वो सिंबल के आगे या फिर फॉर्मूले के आगे कैसे वो लगा देते हैं डाउनवर्ड एरो। ये आपका क्या शो करता है, प्रिसिपेट। ये आपका क्या शो करता है, प्रिसिपेट। और ये आपका शो करता है गैस। ये CBSE के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और फिर इसके बाद आते हैं आपका ऐसी ये है CaO चूना हो गया, CaO चूना, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम हो गया जो आपका पेंट हो जाता है। ठीक, क्विक लाइम हो गया, CaO आपका चूना हो गया। ठीक, अब वो H2O से कंबाइन करके स्लैग्ड लाइम बनाता है। ठीक है, ये चीज़ें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने वाला आता है इनके फॉर्मूले को। स्लैग्ड लाइम और क्विक लाइम के बीच में वो रिएक्शन के वो फॉर्मूले लिखो। रिएक्शन लिखने को आ जाती है कि आपका ये वो स्लैग्ड लाइम, ये आपका स्लैग्ड लाइम है, ये तो आपका हो गया स्लैग्ड लाइम, और ये हो गया आपका क्विक लाइम। ठीक है, ये वाटर है ही है। ठीक, और ये साथ ही साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब रिएक्शन करती है तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। आप मतलब कि आप हाथ में अगर चूना लेंगे, उसे पानी में ऐसे डाल दोगे तो फिर आपका मतलब कि हाथ पूरी तरीके से जल जाएगा। मतलब कि महीने 2 महीने को तो आप बस बैठ गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, और ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, CO2। ठीक, और इसके बाद आपका आ जाते हैं NH3 और HCl जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करो, जैसे कि अब HCl हो गया। जब आप रेस्पिरेशन में, जब मैं आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊँगा तो रेस्पिरेशन में आपका जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक जो होता है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मिलता है। ठीक है, ये लिंक आप हाथों हाथ क्रिएट कर दिए, दिमाग में सोचोगे, विजुअलाइज करोगे इन सब चीज़ों को, तो आपको मतलब कि अभी से याद हो जाएगा। और सबसे इजी चैप्टर यही है। ठीक है, और ये हो गया NH4Cl। ठीक, इसके बाद H2O प्लस O2 इजिकल टू SO3। अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। ये समझ लो इसका ही अपोजिट है, कम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपोजिट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अब 2 कंपाउंड होते हैं। अब आपके 2 कंपाउंड एक ही होता है, वो 2 सब्सटेंसेस में टूट जाता है। पहले आपके 2 सब्सटेंसेस थे और वो एक कंपाउंड बना लेते थे। एक कंपाउंड होता है इसमें, वो टूट जाता है, 2 सब्सटेंस बना लेते हैं। तो सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऊपर नीचे हो गया। अब CaCO3 होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, वो टूट जाता है, वापसी टूट जाता है CaO और CO2 का। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं KClO3, वो KCl और O2 में टूट जाते हैं। इसी तरीके से ये सब हैं। एक्चुअली इसमें आपका
जो आपका सबसे पहला वाला है तो इसमें CO3 और आपका भी इसमें भी आया था। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो आपको याद करना ही होगा, मतलब याद नहीं आपके मुंह में रट जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे जो चैप्टर आने वाले हैं इसके बारे में नहीं, पर आपको इतने फॉर्मूले ऐसे मुंह पे रट जाते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो देखते रहते हो बार बार, वो ऐसे ही रट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब है। H2O आपका वाटर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस की वो प्रोसेस के द्वारा टूट जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बस इसके बाद ये एग्जाम्पल पर नीचे हो गए हैं, तो हाँ ये भी वही है। इसी देखिए ये भी कंपाउंड में टूट रहे हैं, ये AgCl। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर इनके बाद में अच्छी तरीके से लिख लो, एक कॉपी में लिख लो, या फिर इसकी ही लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपने कम्बिनेशन पढ़ा, ठीक, उसके बाद डिकम्पोजिशन पढ़ा, ठीक। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जुड़ना हो गया, टूटना हो गया। अब डिस्प्लेस, अब एक्सचेंजिंग होगी। पहले तो एक चीज़ टूट रही थी और दो चीज़ जुड़ रही थी, अब एक्सचेंज होंगी, अदला बदली होगी। ठीक है, तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप ऐसे समझो एग्जाम्पल के साथ। अब हो गया आपका CuSO4 जो एक एक्वस है, AQ से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है एक्वस। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है एक सॉल्यूशन होता है एक्वस। अभी तो आप बस यही समझ लो, एक्वस आपका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसके बाद जिंक, Zn जिंक एक सॉलिड है और वो प्रोड्यूस करता है ZnSO4। तो यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे ZnSO4। ठीक है, तो यहाँ पे समझो CuSO4 और ZnSO4। यहाँ पे SO4 ने Zn को, मतलब कि वो Zn ने Cu को रिप्लेस कर वहाँ पे SO4 के साथ वहाँ पे जॉइंट हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे मतलब कि चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया एलिमेंट, एक कंपाउंड से उसका एलिमेंट हटवा के ये आपका यहाँ पे चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब उनने पूरा बल दिखाया है, वैसे मतलब कि जिनके पास ताकत तो होगी जिसने कॉपर को हटा दिया। अब जिनके पास ताकत थी और जब भी तो उन्होंने कॉपर को हटा दिया, मतलब कॉपर जो है कमज़ोर होता है, इस बात से साबित होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये आपका चैप्टर में 3 में है, पर मैं आपको बता देता हूँ। ये केमिकल के मतलब कि एक रिएक्टिव टेबल होती है, मतलब कि रिएक्शन, मतलब जो होता है मेटल 13-14 ही होते हैं, ऐसी कुछ होते हैं जो मेटल होते हैं, वो जितने रिएक्टिव होंगे, मतलब मैं समझ लो एक चीज़ है वो एक 10 रिएक्टिव है, मतलब कि 10x रिएक्टिव है। ठीक है, अब उसके सामने 9x रिएक्टिव आ जाए तो 10x और 9x लिख के बताता हूँ। वो अब 10x है, अब उसके सामने 9x आ जाए, ठीक है, तो उसके पास 1x की ताकत ज़्यादा है। ठीक है, तो 10x वाला मतलब जिंक जो है, जिंक वो Cu को हटा देता है और आपका SO4 के साथ जॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये सब रिएक्शंस हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेना। वेल आपको NCERT तो पढ़नी है, NCERT बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एलिमेंट आपका एक रिएक्शन, मतलब कि एक कंपाउंड से रिएक्शन करता है और वहाँ के एलिमेंट को ज़बरदस्ती हटा देता है, मतलब कि दादागिरी दिखाता है अपनी, और यहाँ पे दोनों मतलब कि शांति स्वभाव से डील कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 कंपाउंड होते हैं, वो शांति स्वभाव से डील कर लेते हैं। तो इस सबसे पहले डेफिनेशन करो, यहाँ दूज है, 2 नहीं है। दूज रिएक्शंस
in which two compound react with or react by exchange of element to form new compound are known as double displacement reaction। अब जैसे कि आपको पता होगा एग्जांपल